ओके, शुरू करो भाई। अच्छा भाईजान, बानदान, कदरदान, आपको कल गलती से एक सवाल दिया था होमवर्क में। मैं उस सवाल का सॉल्यूशन खोल रहा हूं। भाईजान प्लीज़ कराया करें, क्योंकि अब कंपनी जिम्मेदारियां लेना बंद कर रही हैं। तो खुदा के लिए, अब तो 20-22-23 मिनट का था, तकरीबन 7 बजे तक आपके घर पहुंच चुका था लेक्चर। तो 20-23 मिनट आपने सिर्फ जो है वो सोफे से टेक लगा के और पाँव आपने अपने जूतों पे रख के और आराम से रिलैक्स होके वो लेक्चर ले लेना था। तो अल्लाह आपको पढ़ने की तौफीक दे। साथ वाले की कंपनी ने अब जिम्मेदारी लेनी बंद कर दी हुई है। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए तेरी अपनी ही बात कि मैं इस दफ़ा साथ साथ पढ़ूंगा, पहले दिन से पढ़ूंगा। भाई ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क में दिया था, पेज 368 पर। मुझे लगता है कि इसमें आखिरी साल कोई चुड़ैल डांस टाइप प्रोग्राम चल रहा था। अच्छा, जिन हजरात ने ये सवाल नहीं भी किया उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परेशानी लेने के लिए और बड़ी चीज़ें हैं। इस सवाल का क्या करना है? अच्छा जी, P&L के अंदर क्या जाना है, OCI के अंदर क्या जाना है, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर क्या जाना है। भाईजान मुझे CA करा लेने दें। भाईजान CA, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, 3 पॉइंट। कुछ नहीं करना, बस समझते जाएं। मैंने कहा था इंट्रीज किया करें, आपका P&L बैलेंस शीट बाहर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद 0.57 था। ओ यार रशीद की होते रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो रशीद इतने लिख लेना एसेट रिवैल्यूएशन सरप्लस P&L प्रोविजन। अच्छा जी, 3.89 उधर चला गया। 0.57 ये था सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग। तो ये वो वाला है भाईजान, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, ट्रांसफर वाला सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। अच्छा, इसके बाद प्रोविजन क्रेडिट, ये तो बैलेंस शीट टाइप चीज है। नहीं, ये इंटरेस्ट है, सॉरी ये बहन है, इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट कितना आ गया जी? 0.3। इसके बाद ये इंक्रीज इन प्रोविजन आ रही थी, मैंने कहा था ये इस तरफ से लाना शुरू करेंगे आप। प्रोविजन क्रेडिट बैलेंस शीट टाइप चीज है। P&L डेबिट और सरप्लस इन OCI 13.21। तो जनरल एंट्रीज को पोस्ट कर दिया करें रशीद, कुछ भी नहीं है, छोटी सी जिंदगी है। जनरल एंट्रीज को पोस्ट कर दोगे। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंटेशन क्रेडिट, ये इसकी क्रॉस, ये वो प्लस वाली है, वो इसको क्रॉस करते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 1.97, ये डेप्रिसिएशन आ जानी थी और ये इंटरेस्ट आ जाना था। सो दैट वाज ऑल अबाउट। पेज नंबर कौन सा है? 361। अगर आपने होमवर्क नहीं किया हुआ तो आप तस्वीर खींच लें। कितने लोगों ने बिल्कुल सही बनाया था इस तरह? गुड। कितने लोगों ने इंशाल्लाह आज ये होमवर्क करना है? भाईजान और बहुत सी चीजें आपकी पेंडिंग है, इसको भी अगर आप पेंडिंग पे डालेंगे तो आप अपने फ्यूचर से खेल रहे होंगे, और फ्यूचर को आप हजरात वो सलूक कर रहे हैं जो आज तक किसी ने किसी के फ्यूचर के साथ नहीं किया, जो आप अपने फ्यूचर के साथ कर रहे हैं। इतना तो लोग दूसरों के फ्यूचर से नहीं खेलते जितना आप अपने फ्यूचर से खेल रहे हैं जी। किसमें? तो इसमें भाई असल में देखें ना, ये निकल आई है रिवाइज्ड CA। तो चाहे रिवैल्यूड अमाउंट हो चाहे रिवाइज CA हो, उसके बाद जो अगले साल की डिप्रिसिएशन निकलनी है या अगले साल की कैलकुलेशन, वो रिमेनिंग लाइफ निकाल के निकलनी है। अब आपने ऐसा नहीं सोचना कि मैं बुक वैल्यू को डिप्रिशिएट कराऊं, अब आपने ऐसा सोचना है कि ये वाली फिगर भी तो चेंज हुई है ना, सरप्लस और P&L भी तो आपको पता है ट्रांसफर होता है आहिस्ता आहिस्ता।
तो जब सरप्लस और P&L ट्रांसफर करने हैं तो इसलिए अब ये ना कहें कि बुक वैल्यू को मैं डेप्रिशिएट कर रहा हूं, वो अब आई ही ये है, पता नहीं ये क्या होती थी, डैन नहीं चुड़ैल, अब आई ही चुड़ैल है, तो इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो मैं क्या करूं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको सादा रूल बताया था, वेन एवर देर इज अ चेंज इन एस्टीमेट और देर इज रिवैल्यूएशन, उसके बाद वाली डेप्रिसिएशन हमेशा, तो इसलिए आप 89.44 को पकड़ें और रिमेनिंग लाइफ के ऊपर खत्म करें। तो जब भी पेपर में लाइन आ जाए रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट या रीवैल्यूड अमाउंट, उससे नीचे वाली जो डेप्रिसिएशन होगी दैट शुड ऑलवेज बी ऑन रिमेनिंग लाइफ, और उन फिगर्स के ऊपर जो आपको सामने नजर आ रही है। और कितने लोगों ने ये फिगर्स एज इट इज सही निकालनी थी घर में? ओके, अच्छा, ये पीपी का क्लोजिंग बैलेंस आ जाना था और ये प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस आ जाना। इस सवाल में क्वेश्चन साइलेंट था मेरे ख्याल से, तो वो रीवैल्यूड अमाउंट में डिसमेंटलिंग की पीवी ऑलरेडी पड़ी है, ये एज्यूम करना था। कर लीजिएगा भाई ये सवाल। अब मैं आपके सर पे हाथ ही रख सकता हूं शफकत का, कि खुदा के लिए मेरी तरफ से रखते हैं साथ वाले के सर पे हाथ शफकत का। पेज नंबर 350, IAS 10 रिज्यूम करें। एडजस्टिंग इवेंट की क्या करनी है, और नॉन एडजस्टिंग इवेंट अगर मटेरियल है तो गोइंग कंसर्न अभी हमने नहीं पढ़ा। एडजस्टिंग इवेंट्स क्या होते हैं? अच्छा, ट्रीटमेंट छोड़ने पर ही हमने उधर पढ़ी हुई है, लिव इट। अच्छा जी, अब आज एक चीज आपने मुझे बतानी है, पेज नंबर है 350, पेज नंबर 350। आपने ढूंढना है डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब ऑथोराइज की, कब साइन की फॉर इशू। असल में जब तक डायरेक्टर्स के साइन नहीं हो जाते ना, तब तक हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एंट्रीज वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जब डायरेक्टर के साइन हो जाते हैं तो तब बात हमारे हाथ से निकल जाती है। एक मैनेजमेंट है, उसने कंप्लीट कर लिया ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 30 जून 2002 और 31 अगस्त, 2 महीने लग गए हैं इनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनलाइज करने में। पीटीसीएल का जब हम ऑडिट करते थे जाके, तो उसको 2, 2.5, 3 महीने लग जाते थे अपना P&L बैलेंस शीट फाइनल करने में, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो। जल्दी से जल्दी एक ऑर्गेनाइजेशन थी होंडा एटलस कार, उन्होंने साल खत्म होने के 7 दिनों बाद P&L बैलेंस शीट दे दिया था, तो लोग हैरान होते थे कि इतनी जल्दी ये कैसे दे सकते हैं। तो ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को 2 महीने लग गए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनलाइज करते हुए। 18 सितंबर को, असल में सितंबर के 18 दिन ऑडिटर्स ने शायद ऑडिट किया हुआ के, ये वजह बनी होगी। 18 सितंबर को BOD रिव्यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑथोराइजेज देम फॉर इशू। ये डेट है जी जिस दिन डायरेक्टर्स ने ऑथोराइज कर दी हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस दिन के बाद जो मर्जी हो वो IAS 10 के स्कोप से बाहर है। इस दिन के बाद हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि डायरेक्टर के साइन हो गए। अब ये कि डायरेक्टर के साइन के बाद मुझे ये चीज पता चल गई तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगवाएं वापस, भाई फिर यही करते रहेंगे पूरा साल, फिर 20 को कोई और चीज पता चल जानी है, फिर 21 को कोई और चीज पता चल जानी है। तो इसलिए जब डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथराइज कर दें उसके बाद जो मर्जी हो जाए, बस स्टोरी इज ओवर। IAS 10 के स्कोप से बाहर है वो चीज, आगे सारी चीजें इररिलेवेंट है। एंटिटी ने अपने प्रॉफिट्स अनाउंस कर दिए हैं और सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट्स बता दिए होंगे, जीपी बता दिया होगा, सेल बता दी होगी, प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी अपलोड नहीं की। ऑन 19 सितंबर अगले दिन ही हमने लोगों को अपने प्रॉफिट्स वगैरह बता दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेड अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स एंड अदर्स ऑन 1 अक्टूबर। ऑब्वियसली 12 दिन में प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट हुई होंगी चीजें, और प्रिंटिंग मशीन से 10-12 दिन तो उसने मांगे होंगे प्रिंट करने के लिए। तो 1 अक्टूबर को हमने शेयर होल्डर्स को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल कर दिए हैं। आजो भाई हमारी कंपनी में आजो लेके चले जाओ। शेयर होल्डर्स की भी एक अप्रूवल होती है, उसका भी IAS 10 से कोई ताल्लुक नहीं। शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन 24 अक्टूबर। 24 दिन बाद एक मीटिंग हुई जिसमें शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दे दी कि ओके जी हम इसे अप्रूव करते हैं, और फिर ये अप्रूव्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने SECP को जमा करवा दिए 20 नवंबर को। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने SECP को जमा करवा दिए 20 नवंबर को। तो सिर्फ येलो वाली लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुआ करेगी।
इसके बाद की सारी चीजें अगर कुछ भी हो जाए हमारे साल के बारे में तो हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। जिस दिन डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज कर दें उस दिन के बाद जो मर्जी इवेंट हो उसको ना एडजस्टिंग कहेंगे ना नॉन एडजस्टिंग कहेंगे, बिकॉज that is a thing which is outside the scope of IAS 10 deals with only things between this date. IAS 10 इन दो डेट्स के दरमियान की चीजों को देखता है। सब्र कीजिएगा, सब्र कीजिएगा। Events after the reporting date are those events that occur between end of reporting period and the date when financial statements are authorized for issue। और ये मैं आपको बता रहा हूं यहां लॉ से मुराद है बाय डायरेक्टर्स। तो जब डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज कर दी इशू के लिए, उन इवेंट्स का नाम या एडजस्टिंग है या, तो कब से कब तक के इवेंट्स का नाम एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग है? 30 जून से 18 सितंबर के दरमियान अगर हमें कुछ भी पता चल जाए हमारे साल के बारे में तो हो सकते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्ट कर दें, हो सकता है। लेकिन अगर इसके बाद कुछ पता चले तो उसको क्या करना है ये मैं अभी बताता हूं। वो फिर शायद IAS 8 में चला जाएगा, वो मैं बताता हूं कैसे। तो सिर्फ हमारा स्टैंडर्ड डील करता है इन दोनों तारीखों के दरमियान होने वाले इवेंट्स को। वो इवेंट्स रह क्या गए? अब तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी डायरेक्टर ने फारिग कर दिया, अब तो पता नहीं, अब पता चल रहा है, अब तो रोजाना कोई ना कोई चीज नहीं पता चला करेगी हमारे साल के बारे में। उसको क्या करें मैं बताता हूं अभी। तो ऑब्वियसली IAS 10 का स्कोप है ना, एक स्कोप से बाहर अब क्या करें? आप उड़ते उड़ते जो है वो छत तक ही जा सकते हैं, ज्यादा छत से ऊपर 3-4 फुट ऊपर और छलांग मार लेंगे। स्कोप लिमिटेशन है ना, ऑडिट पढ़े आप हजरात, तो स्कोप लिमिटेशन है आपके स्कोप। अच्छा चले, स्कोप एक लिमिटेशन है ना आपकी कि आप एक हद तक ही कर सकते हैं। ओके, what is the date of authorization for issue of financial statements? The financial statement authorized for issue on 18 September, date the board of directors gave the authorization। किसकी authorization ये relevant है? Shareholders की। किसकी authorization relevant है? Board of directors की। To understand this concept, हम पेज नंबर 352 का पॉइंट नंबर 15 करेंगे। पेज 352 का पॉइंट नंबर 15। To understand this concept, पेज नंबर पॉइंट नंबर जी 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 देख लो, मैंने कर दिया। कब से कब तक के इवेंट का नाम क्या क्या होगा पता चल गया आपको। अच्छा, पट्टी हटा दें या पटा हटा दें? अच्छा जी, हमारा ईयर एंड 30 जून है या 31 दिसंबर है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड फॉर इशू 3 months आफ्टर द ईयर एंड बाय डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब ऑथराइज की हैं? 30 सितंबर को नहीं मेरे भाई, 31 मार्च को। एंड दीज आर अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स आफ्टर द ईयर एंड। सर इसको काट देने अपने पेपर, इसकी बेस पे कोई डिसीजन नहीं है, बिकॉज एज पर द डेफिनेशन ऑफ ऑथराइजेशन, मैं ये उर्दू में कह रहा था कि ऑथराइजेशन का मतलब होता है जब डायरेक्टर्स ने ऑथराइज किया। ऑन 23 अप्रैल ऋषिद, ऑन 23 अप्रैल, ओ हो on 23 अप्रैल we came to know, पता नहीं तो किदों किदों पता लगना है, that mobiles valuing 3 million were stolen from a warehouse in November 13। ओए होए डायरेक्टर्स को दोबारा बुलाओ, ऑडिटर्स को दोबारा बुलाओ, ऑडिटर्स को चंडे लगाओ, डायरेक्टर से साइन कराओ दोबारा। IAS 10 कहता है खुदा के लिए यार बस कर दो यार, हद होती है, अब क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते, बस अब क्या करें। डायरेक्टर्स की ऑथराइजेशन के बाद कहीं जाके पता चला कि नवंबर में भी चोरों ने चोरी की थी। चोरों का तो काम ही, अब देखने में ये एडजस्टिंग इवेंट है, नहीं है ये एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि ये इवेंट हुआ ही 31 दिसंबर और 31 मार्च की तारीख से आउटसाइड। देखने में ये एडजस्ट होना चाहिए था हमारे साल में, लेकिन इंसान है, कोई गलती ऐसी भी होती है जो नहीं पकड़ी जाती, अक्सर दाल के अंदर रोड़ा आ जाता है। अब क्या करें, अगले बंदे को मार तो नहीं देंगे हम। तो दीज सेट्स वर इंक्लूडेड इन WL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 दिसंबर 13। तो इसका हम जवाब दे के आएंगे, मेरे ख्याल से इसका जवाब भी दीजिएगा, इसका हम जवाब दे के आएंगे। सुभान अल्लाह, इट इज नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट, इट इज नॉट अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। सुभान अल्लाह बोल के आगे चलें। इट इज नॉट आप प्लीज आपने बोला करो, इट इज नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट एंड इट इज नॉट एज इट इज डिस्कवर्ड आफ्टर द, सो नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी मेड इन
इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ IAS 10। हाँ, 14 के साल हम इसकी एंट्री करेंगे, वो तो IAS 2014 के साल में इसकी एंट्री करेंगे। और खुदा दा खौफ, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, लेकिन ये 14 में जाके एंट्री करेंगे। पास ईयर एरर, पास ईयर एरर को कहां सही करते हैं यार? पूरी कंसोलिडेशन पढ़ लिया है, आरई के अंदर सही करते हैं। वो आरई में आदत पड़ी है, कंसोलिडेशन में तो पास ईयर को छोड़ने जरा, पूरी कंसोलिडेशन इस बेस पे पढ़ लिया, आरई डेबिट, आरई डेबिट। तो बता दें जी, इस लॉस को कहां बुक करें? 14 में। कहां बुक करें? 14 में। 13 में तो कर नहीं सकते ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रिंट होकर जा चुकी, प्रिंट होना भी जरूरी नहीं है, बल्कि डायरेक्टर के साइन होकर निकल गई बस। डायरेक्टर के साइन के बाद जो मर्जी आपको पता चले, डायरेक्टर को दोबारा बुलाना साइन करने के लिए। डायरेक्टर है भाईजान, डायरेक्टर है, इतनी मुश्किल से इकट्ठे हुए थे और आपको दोबारा बुला रहे हो, डायरेक्टर ने चंडे मारनी है। तो आइए सेठ कहते हैं डायरेक्टर को ना दोबारा बुलाना, मेरे पास आ जाओ। तो आइए सेठ के पास चले जाएं और इस लॉस को कब बुक कर दें? 14 में, और साथ वाले को उठा दें। ये दोनों काम साथ साथ करते रह गए। आइए सेठ, डन जी, ओके। यार डिस्क्लोज कहां से करे 13 में भाईजान? डायरेक्टर्स के साइन हो चुके हैं, डायरेक्टर को दोबारा बुलाएंगे, फिर डिस्क्लोजर बनाएंगे और फिर दोबारा डायरेक्टर को दोबारा बुलाएंगे और फिर दोबारा। तुम लोग यही 24 अप्रैल को कुछ और पता चल जाने, फिर 25 अप्रैल को कुछ और पता चल जाने। बोंगे बोंगे ना माना करो ना, बोंगे चुप जी, बोलो। शुक्र है पेपर में इसको ऐसे लिख के आना है। हाइब्रिड तक पहुंच के हाथ खड़ा कर दें, शुक्रिया। दिमाग में फिट करना है जी जी। ऑथराइजेशन वाला दिन में जब साइन कर दिए उससे पहले पता चल गई तो ठीक है, साइन करने के 1 सेकंड बाद पता चली तो और मसला है। साइन करते हुए सर अगर पता चल गई, अच्छा जी, इसमें आ जाएं आप कौन कौन से एडजस्टमेंट्स रह गई हैं। पेज 353 पर 8 रहती है, 9 रहती है और पता नहीं क्या क्या रहती है। 8 को तो छोड़ें, ये इंशाल्लाह कभी नॉर्मल तरीके से कर लेंगे। 9, कंपनी के पास सादा चीजें रह गई थी, मुश्किल वाली तो कल करा दी थी। कंपनी के पास 1.5 लाख शेयर हैं ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, यानी IFRS 9 हमारे पास शेयर्स हैं किसी कंपनी के जो कि 31 दिसंबर 13 को 190 रुपए के हैं। इन जनवरी गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी बनाई जिस वजह से इन शेयर्स की प्राइस क्या हो गई? रीजन बताई हुई है या साइलेंट है? सवाल लिखें, रीजन बताई हुई है, आप बता दें। इट रिलेट्स टू क्या वजह बनी प्राइस कम होने की? गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कब हुई? जनवरी में। तो जनवरी में अगर गवर्नमेंट अनाउंस कोई चीज कर दे जिसकी वजह से हमारे शेयर्स की प्राइस गिर जाए, तो क्या मैं कहूंगा इट इज अ मसला विच अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट, देयरफॉर इट इज अ नॉन एडिशनल। तो सादा सी मिसाल थी ये। तो जो साइलेंट होता है ना सवाल, वो फिर रीजन नहीं बताता कि क्या वजह बनी है। अच्छा जी, ये कर लिया था 10वां, दोबारा करें। इन जनवरी नया वर्जन मोबाइल का आया जिसकी वजह से हमारे मोबाइल की प्राइसेस कम हो गई, तो बोलें इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वर्जन आफ्टर द रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, देयरफॉर इट इज अ however if it is material then it will be disclosed in the notes to the financial statement giving the brief nature अच्छा, अब मैं आपको ना 3 साइलेंट वाले सवाल दोबारा दिखाता हूं। 3 साइलेंट वाले सवाल भाईजान। ईयर एंड के बाद स्टॉक सस्ता बिका, हमने कहा क्या हुआ था? सैलाब आया था, जलजला आया था, सुंडी घुस गई थी उसके अंदर। सवाल कहते हैं नहीं बताता, इसे कहते हैं क्वेश्चन इज साइलेंट। ईयर एंड के बाद डेटर से पैसे लेने गए, डेटर ने 2 चपेड़े मारी और 10 रुपए में से 2 रुपए देके कह दिया आइंदा मुंह ना लगना मेरे। क्या वजह बनी थी? डेटर की फैक्ट्री में आग लगी थी। क्या हुआ था? सवाल इज साइलेंट। इन दोनों केसेस में मैंने कहा था कि इन्वेंट्री का साल के बाद बेचना और डेटर से साल के बाद पैसे आना, अगर आप साल के एंड पे भी जाते तो उन्होंने यही सलूक करना था आपसे, क्योंकि कोई पेरेंट रीजन सवाल नहीं बता रहा, तो इसलिए इनको क्या लेना है। लेकिन अगर साल के बाद इन्वेस्टमेंट्स बेच दें और सस्ती बिकें, हमारे सवाल में तो भी इन्वेस्टमेंट्स में लिखा हुआ था जनवरी में मसला आया। अगर सवाल साइलेंट हो तो फिर ऐसी सूरत में इन्वेस्टमेंट्स को क्या लेना है। अब इन तीनों एडजस्टमेंट्स को मुझे पढ़ाएं, किसी को याद हो एडजस्टमेंट्स तो। इसमें अब आप रीजन ढूंढें। एक कस्टमर ने 35 मिलियन देने हैं, वो साल के बाद बैंक करप्ट हुआ, किस वजह से?
वजह नहीं बताई हुई। इसका मतलब है अगर आप ईयर एंड पे भी लेने जाते तो उसके हालात ऐसे ही थे, उसके हालात। इधर तो फैक्ट्री में आग लगने का बताया हुआ ना, इधर कोई रीजन नहीं बताई। एडजस्टिंग इवेंट। और स्टॉक वाला कौन सा था? जी जी, एक कस्टमर है जिससे 35 मिलियन लेने गए, वो बैंक करप्ट डिक्लेयर हो गया 10 जनवरी को। अब ये जो 10 जनवरी को बैंक करप्ट डिक्लेयर हुआ है, तो मैंने ये कहा था किस वजह से बैंक करप्ट डिक्लेयर हुआ है और मुझे किस वजह से कम पैसे मिले हैं, सवाल नहीं बता रहा। इन दोनों में सवाल ने बताया था। इधर सवाल, अगर सवाल रीजन ना बताए तो डेटर से अगर साल के बाद कम पैसे मिले तो हमने एडजस्ट करना है अपने साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो इसका मतलब है अब आप 13 में एंट्री कर दें एक्सपेंस डेबिट और डेटर क्रेडिट, कितने से? 35 मिलियन। और अंग्रेजी का फिक्रा क्या लिख के आए? द रिकवरी तो है ही नहीं, द बैंक करप्सी आफ्टर द ईयर एंड इज एन एडजस्टिंग इवेंट, इज एन एडजस्टिंग इवेंट, देयरफॉर इट विल बी रिकॉर्डेड। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द एंड डिक्रीजिंग द डेटर बाय ₹35 मिलियन। और उसको मैंने कहा था याद करनी है आपने अंग्रेजी इसकी। अच्छा, इन्वेंट्री वाला कौन सा था? 13 में देखें, रीजन नहीं बता रहा। एक रेफ्रिजरेटर जो कि स्टॉक में पड़ा हुआ था, सस्ता बिके साल के बाद। अगर ये साल के बाद सस्ता बिके तो एक मिनट, तो क्यों सस्ता बिके साल के बाद? कोई साल के बाद कंपेटिटर आ गया था, ऐसी रीजन कोई बताइयो? कोई साल के बाद फ्लड आ गया था, ऐसी रीजन कोई बताइयो? तो व्हेन देयर इज नो रीजन और इन्वेंट्री साल के बाद सस्ती बिक जाए तो मैंने रूल क्या बताया था? इट विल ऑलवेज बी एन एडजस्टिंग इवेंट। तो सेल ऑफ इन्वेंट्री आफ्टर द बैलेंस शीट डेट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। और अंग्रेजी क्या बताई थी जो आप हजरात ने लिख के आनी है? सेल आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट कंफर्म्स डेटा लॉस। आपके घर में कोई चीज पुरानी पड़ी हुई है, आपने जाके 10 जनवरी को बेच दी, मेरे ख्याल से अगर 31 दिसंबर को भी बेचते उतने की बिकनी थी, क्योंकि बस आपने बेचने गए तो पता चल गया कि ये सस्ती है। हाँ, अगर आपके पास कोई चीज पड़ी हुई है 31 दिसंबर को, 2 जनवरी को वो डैमेज हो जाए, 3 जनवरी को वो फ्लड के अंदर चली जाए, फिर और बात है, फिर तो रीजन सवाल बता रहा है। और अगर सवाल रीजन नहीं बता रहा तो डेटर और इन्वेंट्री का साल के बाद नुकसान आना, उसे हमारे 13 के साल में ही लाके रिकॉर्ड करेंगे। बट इट इज नॉट द केस इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स में ऐसा नहीं करना। ठीक है, वो बता देगा सवाल। पॉइंट नंबर कौन सा था इन्वेस्टमेंट्स वाला? इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारी किताबों में 40 रुपए की पड़ी हुई, साल के बाद 35 रुपए की बेच दी। अब आप मुझे ये बताएं, पिछले सवाल में तो रीजन बताई हुई है कि जनवरी में गवर्नमेंट ने कुछ किया जिसकी वजह से मेरी चीज सस्ती हुई। इस सवाल में कोई रीजन बताई हुई है? तो लिखे नो रीजन। तो ये 3 एडजस्टमेंट्स थी जिनमें नो रीजन, कोई रीजन नहीं बताई हुई। तो फिर इसके अंदर क्या लिख के आना था? कौन सा एडजस्टमेंट? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज लॉस्ट आफ्टर द ईयर एंड नॉर्मली रिलेट्स टू डेटरोस। आमतौर पे वो कुछ बैलेंस शीट डेट के बाद ही हुआ होगा, क्योंकि इनकी प्राइस डेली चेंज हो रही होती है। देयरफॉर इट इज अ। और इस तरह मैंने एक और लॉस भी आपको बताया था नॉन एडजस्टिंग है, किसी को याद हो? फॉरेन करेंसी वाला। तो फॉरेन करेंसी वाले के बारे में मैंने यही रूल बताया था। तो फॉरेन करेंसी और इन्वेस्टमेंट की प्राइस साल के बाद चेंज हो जाए और सवाल में रीजन ना बताई हो तो डेट इज। और डेटर और इन्वेंट्री की प्राइस अगर साल के बाद चेंज हो जाए और रीजन ना बताई हो, डेट इज एडजस्टिंग। एक और बात बताई थी, अगर हमारे साल गारंटी दी और सब्सिडरी ने जनवरी में जाके कुछ ऐसा हुआ सब्सिडरी के साथ जिसकी वजह से वो लोन वापस नहीं कर सकी, तो ये कौन सा इवेंट है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। वाई? क्योंकि लाइबिलिटी की जिम्मेदारी लेने पे लाइबिलिटी रिकॉर्ड होती है या अगले बंदे के डिफॉल्ट करने पे लाइबिलिटी रिकॉर्ड होती है? भाई कोई अल्फाज बोलो यार। मैंने मार्च में कहा हमारे साल कि मैं सब्सिडरी के लोन वापस करने की लाइबिलिटी लेता हूं। सब्सिडरी ने अगले साल जब लोन वापस करना था तो सब्सिडरी की फैक्ट्री में आग लगी अगले साल। तो बताएं हमारे साल कोई मसला एग्जिस्ट कर रहा था? तो बस ये देखना होता है हमारे साल कोई मसला एग्जिस्ट कर रहा था, नहीं तो कोई मसला एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसलिए ये लाइबिलिटी कब रिकॉर्ड होगी? अगले साल। तो इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब अभी तक आप हजरात ने आगे नहीं चलने दे रहे, कल वाली रिवीजन के ऊपर ही चला रहे हैं, तो फिर कल वाली रिवीजन और ज्यादा कर लेते हैं। पेज नंबर 349 पर
कोर्ट केस सेटल हुआ जनवरी में, जो कि केस ऑलरेडी चल रहा था या ऑलरेडी बंदा इंजर हो चुका था बैलेंस शीट डेट से पहले। सो इट इज एन, इसकी एंट्री हमारे साल करेंगे एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन। पता चला आफ्टर बैलेंस शीट डेट, पता चला, इन्वेंट्री का पता चलेगा बेचने से और डेटर का पता चलेगा जब पैसे लेने जाएंगे। पता चला आफ्टर द बैलेंस शीट डेट दैट डेटर प्रूव टू बी बैड, कि डेटर बैड हो गया, कोई वजह नहीं थी, तो इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। पता चला बैलेंस शीट डेट के बाद कि इन्वेंट्री बेच के नुकसान आ गया है, कोई रीजन सवाल ने नहीं बताई हुई थी, इट इज एन। 29 दिसंबर को प्लांट खरीदा, प्राइस 2 जनवरी को पता चली, इसके बारे में स्टैंडर्ड ने वाज़ेह गाइडेंस दी है, इट इज ऑलवेज एन एडजस्टिंग इवेंट, इट इज ऑलवेज एन। पता चला, पता चला परचेज प्राइस का 2 जनवरी को, जो खरीद चुके हैं 28 दिसंबर को, इट इज ऑलवेज एन। नई वाली प्राइस पे एंट्री करें या जो प्राइस सोची थी 28 दिसंबर को, नई वाली प्राइस पे एंट्री करें जो 2 जनवरी को पता चली या जो 28 दिसंबर को सोची थी। 28 दिसंबर को मैंने सोचा है कि ये प्लांट 10 लाख का है, लेकिन अगले बंदे ने कहा यार मेरे सीईओ को आने दो, 2 जनवरी को ना तुम्हें बता दूंगा ये प्लांट कितने का है। आपने कहा ठीक है मुझे जरूरत है दे दो। 2 जनवरी को उसको फोन आया यार ये प्लांट जो है ना 10 लाख का नहीं है, सॉरी 11 लाख का है। आपने कहा ठीक है कोई मसला नहीं। आप, मैं कह रहा हूं 28 दिसंबर पे जो एंट्री करनी है आपने अपनी किताबों में, वो 10 लाख पे करेंगे या 11 लाख पे करेंगे? एडजस्ट करें, 11 लाख पे करें। हाँ 28 को नहीं बताया था ना, इसके बारे में स्टैंडर्ड ने वाज़ेह गाइडेंस दे दी। स्टैंडर्ड ने कहा अकल लगाओ, बोंगी क्यों मारनी है, बोंगी मारने की जरूरत ही नहीं। क्या बोंगी होगी? आपको जब चीज पता चल गई है चीज की प्राइस क्या है, और 28 दिसंबर को उसने खुद ही आपके दिल में शक डाल दिया था, तो वो आप कंफर्म कर दिया, तो बोंगी ऐसी 10 लाख पे एसेट बुक करो, अगले लाख फिर अगले साल फिर लाख की एंट्री कर रहे होगे। तो जहां स्टैंडर्ड की स्पेसिफिक गाइडेंस आ जाए तो उसको फॉलो करें। आपने 27 दिसंबर को प्लांट बेचा और आपने अगले बंदे को कहा 15 लाख दे दो, लेकिन इस्तेमाल करके देख लो, ज्यादा अच्छा चला तो 16 लाख लूंगा। अगले महीने आके जनवरी में उसने कहा बहुत अच्छा चला है, आई एग्री, मैं आपको 16 लाख देना चाहता हूं। तो सेल प्राइस हमारे साल कितने पे बुक होगी? 16 लाख। पता चला सेल प्राइस का ऐसे एसेट की जो कि साल के बाद प्राइस पता चली है और बिका साल से पहले। जी कल वाला पार्ट बी आपने लिया था, बस ले लें जाके, इसमें सवाल किया था प्रॉपर इसका। अब तो इस तरह के सवाल मैं नहीं ऑनर कर सकता, सॉरी जी बहुत कम टाइम रह गया। फ्रॉड हुआ हमारे साल, पता अगले साल चला, डिस्कवरी अगले साल हुई, और हुआ कब था? इट इज एन। कल 7 मिलियन का नुकसान हमारे साल हो गया था और 3 मिलियन का अगले साल हुआ। इंश्योरेंस कंपनी से निगोसिएशन चल रही थी 28-29 दिसंबर को और रिकवरी हुई उसके बाद, तो इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। अनाउंस कर दिया था बोनस हमारे साल के सेल का 2% बोनस देंगे, ऑडिटर्स ने फरवरी में जाके कहा आपकी सेल इतनी है, तो सेल पे 2% लगा के वो जो एंट्री है बोनस की, क्योंकि हमारे साल अनाउंस कर चुके हैं तो हमारे साल आके एंट्री कर दें। पता चला साल के बाद कि प्रॉफिट शेयर कितना देना है, अगर एंटिटी की जिम्मेदारी थी बैलेंस शीट डेट पर पेमेंट करने की, वो कैसे बनी होगी? हो सकता है लॉ ने कहा हो आपने बोनस देना है, हो सकता है लॉ ने ना कहा हो हमने अनाउंस कर दिया। तो अब ये 3 बड़े मजे के अल्फाज हैं, इनको आप हजरात ने याद करना है। डिटरमिन हुआ साल के बाद कि एसेट कितने का है और खरीदा कब था? साल से पहले, इट इज एन एडजस्टिंग। पता चला फ्रॉड का साल के बाद, हुआ कब था? इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। पैसे मिले साल के बाद, लेकिन निगोसिएशन चल रही थी इंश्योरेंस कंपनी से हमारे साथ। और आखिरी बात, पता चला कि कितना बोनस देना है, जो अनाउंस हो चुका था हमारे साल से पहले, दैट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एडजस्टिंग इवेंट गिवन बाय स्टैंडर्ड इन पैरा नंबर 9। बट ऐसा जिस पैरे को खोलने की इतनी जरूरत नहीं होगी, वो पैरा 3 काफी है, ये चीजें बार बार हम रिवाइज कर रहे हैं, आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। ओके, अब एडजस्टिंग इवेंट्स का करना क्या होता है? जर्नल एंट्री करनी होती है और पेपर में बताना होता है व्हाई इट इज एडजस्टिंग इवेंट, और जर्नल एंट्री को भी एक्सप्लेन कर देना होता है, एक्सपेंस बढ़ा के लायबिलिटी। और ये एडजस्टिंग इवेंट कौन से होते हैं? प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अ लॉस दैट, और नॉन एडजस्टिंग कौन से होते हैं? डेट अरोज आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। ओके, अब कुछ चीजें हैं
अच्छा, हाँ 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 हाँ, इंश्योरेंस कंपनी वाली जैसे बात की। अच्छा, एक आपसे बात पूछता हूँ, कल मैंने इन लोगों को बताई थी पार्ट बी के अंदर। 31 दिसंबर को लॉयर ने कहा कि मेरा ख्याल है आप कम चांस है केस जीतेंगे, लेकिन 2 जनवरी को लॉयर ने कहा यार मेरा ख्याल है कि आप केस हार जाएंगे। तो लॉयर की कौन सा वाला मशवरा माने, 31 दिसंबर वाला या लेटेस्ट वाला? लेटेस्ट वाला, क्योंकि वो केस ऑलरेडी चल रहा था। अगर किसी चीज के बारे में आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो अकल लगाएं, ये ना कहें कि 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को उसकी राय फैक्ट्स की बुनियाद पे नहीं बनी थी। तो 31 दिसंबर को लॉयर ने कहा मेरे ख्याल से आप केस जीत जाएंगे, 2 जनवरी को उसने कहा नहीं मेरे ख्याल से आप केस हार जाएंगे। अभी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है या डायरेक्टर ने ऑथराइज कर दी है? आपको क्या लग रहा है कि लॉयर ने ज्यादा डीप डाउन जाके अच्छा स्टडी कर लिया है केस को? तो इसलिए आप क्या कर दें, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट कर दें। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स ना ऐसे बिला वजह स्टैंडर्ड ने दी हैं जिनकी कोई तुक नहीं बनती। साल के बाद सब्सिडरी खरीदी, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। हमारे साल आके तो नहीं कंसोलिडेशन करनी ना, साल के बाद खरीदी है। साल के बाद प्लांट जल गया, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। हमारे साल तो नहीं जो है आके जलाना। इसी तरह साल के बाद मैंने कोई नए शेयर इशू कर दिए जनवरी में, तो भाई हमारे साल तो नहीं किए ना। साल के बाद जो है वो मैंने रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस कर दी, और भाई हमारे साल तो नहीं की ना। तो ऐसे ही बोंगे सादा सादा एग्जांपल 6-7 दे दिए हैं। साल के बाद प्लांट चला, जल्दी बोलें, नॉन एडजस्टिंग। साल के बाद मैंने शेयर इशू किए, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। साल के बाद मैंने कहा मैं पानी बनाना बंद कर रहा हूं, साल के बाद। लेकिन अगर साल से पहले अनाउंस कर दिया फिर तो एडजस्टिंग इवेंट है। अच्छा, साल के बाद मैंने कहा कि मैं जो है वो की भूल गया मैं, और क्या कहा था? साल के बाद मैंने सब्सिडरी खरीदी, इट इज अ। So there are so many examples of non-adjusting event which are given in upcoming pages. So, well, where are upcoming pages? You know there are too many pages in our book. So we are coming on upcoming pages. So upcoming pages के साथ पेज 351 लिख दें। Upcoming pages के साथ पेज 351 लिख दें। The following are the examples of after the, ये इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड हो रहे हैं। अब आई कैप बोंगे ने आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड का लफ्ज बार बार लिखा नहीं है, लेकिन इन सारे लफ्जों के साथ मैं एक लफ्ज मिला के पढ़ूंगा। आफ्टर द, वो उसने बोंगी मारी ऊपर लिख दिया है। मैंने बिजनेस कॉम्बिनेशन खरीदा, इधर उसने लिख दिया है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, सो इट इज अ। मैंने कोई अपनी ब्रांच बंद करने का ऐलान कर दिया, अधूरी बात है, आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, इट इज अ। मैंने कोई एसेट खरीदा या एसेट बेचा या कोई मेरा मेजर एसेट गवर्नमेंट ने कब्जे में ले लिया आफ्टर। पिछला सवाल और था, वो मैंने कहा था साल से पहले बेच दिया, पैसे बाद में डिसाइड हुए हैं। ये बेचा ही कब है? तो इट इज अनाउंसिंग और कमेंसिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेजर रीस्ट्रक्चरिंग आफ्टर द, इट इज अ मेजर ऑर्डिनरी शेयर ट्रांजेक्शंस आफ्टर द, लिख दिया उसने नॉन एडजस्टिंग। शेयर ट्रांजेक्शंस क्या होती हैं? शेयर इशू कर दिए, बोनस शेयर, कुछ भी कर दिया। मेजर ऑर्डिनरी शेयर ट्रांजेक्शन एंड पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर ट्रांजेक्शंस आपके सिलेबस में नहीं है, IAS 33 में कोई होती हैं लेकिन वो भी नहीं है। मेजर ऑर्डिनरी शेयर ट्रांजेक्शंस आफ्टर द एंटरिंग सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज बाय इशूइंग सिग्निफिकेंट गारंटीज। गारंटीज कब इशू की? ये ना गारंटीज वाला फाइनल अकाउंट में पढ़ेंगे। गारंटीज इशू करना है, कल भी डिस्कस किया था, लेकिन उसकी कुछ डिटेल है, वो मैं फिर बाद में आपको कल फाइनल अकाउंट में डिस्कस करेंगे, इसको भी छोड़ दें। कमेंसिंग मेजर लिटिगेशन, बहुत बड़ा केस हमारे खिलाफ हो गया, अराइजिंग सोलली आउट ऑफ इवेंट्स डेट अकर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। मेरे खिलाफ जो कोर्ट केस हुआ, जिस वजह से हुआ वो इवेंट ही साल के बाद हुआ है। 2 जनवरी को मेरी फैक्ट्री में आग लगी और 6 जनवरी को मेरे खिलाफ केस हो गया। आप बता दें ये कौन सा इवेंट है? 2 जनवरी को केस हुआ और 2 जनवरी को आग लगी मेरे अंदर नहीं, फैक्ट्री में, और 6 जनवरी को क्या हो गया मेरे खिलाफ? इट इज अ स्टैंडर्ड का मशवरा है। इसके अलावा भी लाखों नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हैं। इन नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स को स्टैंडर्ड कहता है मेरा ख्याल है डिस्क्लोज कर दिया करो, ये मटेरियल है, जर्नली रिजल्ट इन डिस्क्लोजर। कहते हैं मुझे लग रहा है ये बहुत मटेरियल इवेंट्स हैं, मेरा मशवरा है कि इनको क्या कर दिया करो। हाँ, कोई छोटी मोटी चीज हो जाए साल के बाद खैर है, फिर सब्सिडरियां खरीद रहे हो, एसेट्स पे गवर्नमेंट कब्जा कर रही है, रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस हो रही है, शेयर इशू कर रहे हो, कहते हैं इतने बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं साल के बाद, मानना के नॉन एडजस्टिंग है, लेकिन स्टैंडर्ड की नजर में ये सारे मटेरियल है।
स्टैंडर्ड की राय है कि ये मटेरियल है, जनरली रिजल्ट इन डिस्क्लोजर। मेरी राय है कि इनको डिस्क्लोज कर दिया करो, लेकिन एक मस्ट डिस्क्लोज करना था, मस्ट, डिविडेंड। साल के बाद डिविडेंड अनाउंस किया, वो आपने मस्ट डिस्क्लोज करना था। बोले मस्ट डिस्क्लोज करना था, मस्ट डिस्क्लोज करना था, मस्ट डिस्क्लोज करना था, मस्ट डिस्क्लोज करना। अब बस कर दें, बस कर दें, बस। होल्ड डाउन गाय, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन, वी आर हियर इन क्लास। अच्छा जी, हमारा अब ये लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया, गोइंग कंसर्न। ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे। एक कॉन्सेप्ट ये वाला पढ़ा के मैं आज की डिस्कशन क्लोज कर रहा हूं। 31 मार्च 14 को क्या हुआ था? कल डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथराइज कर दी थी, और क्या हुआ था? डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कर दी थी? यूजर्स को। हाँ, और मैं ये कहने लगा था, आज के सवाल में क्या हुआ था? 18 सितंबर को डायरेक्टर ने ये डेट्स आप यूजर्स को बताएं, ताकि यूजर को पता चले इस दिन ऑथराइज किए डायरेक्टर्स ने। बाकी डेट्स बताने की जरूरत नहीं, एससीसीपीओ का फाइल किए। और एक और चीज यूजर को बताएं, किसने ऑथराइज की, किसने ऑथराइज की, क्या क्या नाम है उन लोगों के। यानी ऐसे तो नहीं, साइन काफी हैं, उन लोगों के नाम के। ये दो चीजें आप यूजर को बता दें। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज। द डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ऑथराइज फॉर इशू, किस दिन ऑथराइज हुई? द पर्सन हु ऑथराइज द issue of financial. It is important for user to know the financial statement authorized for issue because financial statement do not reflect the events. इस दिन के बाद की चीजें IAS 10 के स्कोप से बाहर हैं, इसलिए उनको बताना जरूरी है। डेट लॉजिक है ये, so it is just a logic कि उनको बताना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स का क्या बताना होता है? बस, बाकी हाईलाइट नहीं करना, बस ये तो आपको पता है। कल नॉन एडजस्टिंग इवेंट का नेचर और एस्टीमेट ऑफ, बस अब ये इंशाल्लाह कल करेंगे। अब जी IAS 1037 के मैंने कहा था पास पेपर करना हम शुरू करने लगे हैं, तो बिल्कुल अटेंटिव हो जाएं। कल आप लोगों ने स्टैंडर्ड भी लेके आने हैं, तो अब इंशाल्लाह अटेंटिव हो जाएं बड़े तरीके से। स्टैंडर्ड्स खत्म हो चुके हैं। अब एक छोटा सा आज इस प्रोविजन कैलकुलेशन का एक तरीका बताना है एक सवाल में, बाकी ऐसा कोई चीज़ें नहीं है। और हमारी कोशिश होगी दूसरी क्लास में कोई 20-25 मिनट में पास पेपर का क्वेश्चन 1 वाइंड अप करें, और इस तरह एक करके पास पेपर करते रहें। थोड़े से पास पेपर अभी शुरू कर देते हैं। ये डिस्क्लोजर मैं आपको लाइव दिखाना चाह रहा हूँ, और एक और डिस्क्लोजर कल वाला भी आपको लाइव दिखाना चाह रहा हूँ, डिविडेंड वाला। तो ये दो डिस्क्लोजर और डिविडेंड वाला, ये डिस्क्लोजर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ हमारी एनुअल रिपोर्ट की तरह 2019 की। ये मुझे बताएं, हमारी जो एनुअल रिपोर्ट है ये किस साल की है? 2000। भाईजान, इसमें 19 का फाइनल डिविडेंड नहीं आएगा, लेकिन इसमें 19 का फाइनल डिविडेंड डिस्क्लोज होगा। ये FR1 के टीचर नहीं बताते थे, क्योंकि ये तो IAS 10 है। कल हमने क्या पढ़ा था, मुझे ये बताएं, 19 का फाइनल डिविडेंड ऐसा हो सकता है फरवरी 20 में हम अनाउंस कर दें फरवरी 20 में, लेकिन रिकॉर्ड क्यों नहीं कर सकते? साल के बाद अनाउंस हुआ, तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन इतना मेजर इवेंट है, इसे क्या करें? डिस्क्लोज करें। 31 दिसंबर 19 की तारीख जहन में रखें और मेरे साथ आएं। साथ वाले को ना दोनों हाथों से जरा प्यार से परे कर दें। और अब आप लोगों ने आंखें फाड़ के दो डिस्क्लोजर देखने हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ईयर एंड क्या है हमारा? 31/12/19। डिस्क्लोजर नोट नंबर 48 पढ़ा रहा हूं आपको, और नोट नंबर 49। ये एनुअल रिपोर्ट 2019 है, इसका स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर दूंगा। दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ऑथोराइज फॉर इशू ऑन 13 मार्च 20। These are authorized for issue on what is the date of authorization? Who gave authorization? एक डिस्क्लोजर हो गया। इन द लाइट ऑफ यूजर्स को क्या पता चल जाएगा? 13 मार्च के बाद अगर कोई मसला हुआ और पता चला हमारे साल का, तो भी वो ना एडजस्टिंग है ना। एक इवेंट हुआ है बैलेंस शीट डेट के बाद, मैं ये नहीं कह रहा 13 मार्च के बाद, इसके बाद, लेकिन वो इतना मेजर इवेंट है कि उसे इन्होंने डिस्क्लोज किया हुआ। The board of directors has proposed a final dividend of 19. Final dividend of
Is it recorded in statement of changes in equity or it is just disclosed? The board of directors है, ये IAS 10 के मैंने आपको 2 डिस्क्लोजर आज दिखा दिए, 1, 2 और 3 बल्कि. The board of directors has proposed a final dividend for the year ended 31 December 19 for ₹12 per share amounting to rupees इतने मिलियन at their meeting on March 13, 2020. तो ये इंग्लिश से आपको बना के आनी पड़ेगी, पेपर में लिख के आनी पड़ेगी. ये कहां टेस्ट हुआ हुआ है, ये डिस्क्लोजर आपके अपने टेस्ट किया हुआ है, इसके साथ लिख लें डेट वगैरह जहां लिखी हुई है. पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 फाइनल अकाउंट, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 फाइनल अकाउंट. किताब में कौन से पेज पे आप? 351 के सबसे टॉप पे जाएं, यहां पे लिख लें पास पेपर क्वेश्चन 2 फाइनल अकाउंट. इसमें यह डिस्क्लोजर इंशाल्लाह हमें क्या मिलेगा, लाइव नजर आएगा सवाल में बनता हुआ. और आज की क्लास में इसका क्या अटैच हो जाएगा, स्क्रीनशॉट, अगर याद रहा, वरना आप याद करवा देंगे और फिर व्हाट्सएप ग्रुप में दोबारा सेंड हो जाएगा. डायरेक्टर्स के नाम तो या जिसने भी किया है, बस ये जितनों के हैं उतनों के हैं, बाकियों के नाम ऊपर कहीं आ रहे होंगे. अच्छा जी, नेचर एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, पता नहीं कोई ऐसे इवेंट्स हुए नहीं होंगे, मैं ढूंढ लूंगा अगर कोई ऐसे इवेंट्स इनके साल के बाद हुए हैं. तो ये तो नेचर क्या बतानी है, डिविडेंड है, और एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट तो ये बता दिया, ये फाइनेंशियल इफेक्ट ही है, अलग से तो नहीं क्या आएगा ना, यही होगा अमाउंट ही. ₹12 पर शेयर इन्होंने लिखा है या परसेंटेज में बताया? आप परसेंटेज में बता दीजिएगा, 2% डिविडेंड, 3% डिविडेंड. हो सकता है इनका शेयर ₹100 का हो तो 12 पर शेयर इन्होंने डिविडेंड दे दिया हो. हाथ साफ करें, शुरू करते हैं सवाल. पेज नंबर इधर चेहरा शरीफ रखें बस आप, मैं इंशाल्लाह खुद बताऊंगा. चांस दैट आई विल गो कराची टुमारो इज 80%. बताएं जी, प्रोबेबल है कि मैं कराची जाऊंगा या पॉसिबल है? ये भाईजान की ये अलाइनमेंट OTV, इनकी टेंशन ना लें आप. हाई चांस है कि मैं कल कहां जाऊंगा, कराची जाऊंगा. तस्वीरें आपसे शेयर करूंगा फिर. अच्छा, नेक्स्ट. सिंस लॉन्ग यू आर फेसिंग दिस इशू. अच्छा, देयर इज 60% चांस दैट पेमेंट विल बी, भाईजान मैं उसी सिनेरियो में हूं, दैट पेमेंट विल बी ₹13,000. नहीं, ये प्रोबेबल नहीं है, मुझे पढ़ाने दो ना, मैं सीए करा रहा हूं. देयर इज अ 60% चांस दैट पेमेंट विल बी 13,000. मैं जहाज पे जाऊंगा. देयर इज अ 60% चांस दैट पेमेंट विल बी 13,000 एंड 40% चांस, और अगर मुझे टिकट ना मिली, एंड 40% चांस दैट पेमेंट विल बी, भाईजान हम तो वो छोटी वाली ट्रेन में जाएंगे, ₹5,000. देयर इज 40% चांस दैट पेमेंट विल बी ₹5,000. Now it is not a discussion of probable possible, it is a discussion of. बच्चे पता है क्या करते हैं, बच्चे ये ना 60 और 40 समझ लेते हैं केस हारने जीतने वाला, फिर सारा के चपेट मारते हैं, फिर भी समझ नहीं आती. बच्चे समझ लेते हैं ये 60% 40% का मतलब क्या है, केस हारने का चांस हायर है या लोअर है. भाईजान नहीं, ये केस हारने जीतने वाली बात नहीं है, ये रिलायबल एस्टीमेट होता है. पास्ट इवेंट नंबर 1, नंबर 2 प्रोबेबल आउटफ्लो. प्रोबेबल है मेरा आउटफ्लो के मैंने जाना है, अब कितने पैसे अरेंज करूं ये अलग बहस है. इट इज अ डिस्कशन ऑफ रिलायबल एस्टीमेट. तो मुझे बता दें मेरा पैसे देने का चांस क्या है, हाई. अब देने कितने हैं, बोले देने कितने हैं. इसमें 2 ऑप्शंस हैं, मोस्ट लाइकली ले लें. एक तरीका ये है, ये ना प्रोबेबिलिटीज टाइप चीज होती हैं. अब इसमें ना 2 चीजें हैं, 2 तरीके से हो सकती है ये कैलकुलेशन. मोस्ट लाइकली ले लें 13,000. क्यों? ज्यादा चांस है कि मैं जहाज के जरिए जाऊंगा, तो मोस्ट लाइकली ये है कि मैं जहाज के जरिए जाऊंगा, 60% चांस है ना उसका, तो हायर परसेंटेज वाली अमाउंट उठा लें. एक तरीका और बताया हुआ है मैथमेटिक्स वालों ने, एक्सपेक्टेड वैल्यू. एक्सपेक्टेड वैल्यू एक तरीका ये भी हो सकता है कैलकुलेशन का. वो फिर एक बड़ी अजीब सी फिगर निकलेगी, वो मेरे ख्याल से ना जहाज की टिकट के पैसे निकलेंगे, ना वो ट्रेन के टिकट के पैसे निकलेंगे, वो कोई बीच में जेट तैयारा आ जाएगा, पता नहीं क्या चीज होगी वो. जरा हिम्मत करें, एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकलवाएं. 13,000 देने का चांस 60% है, बोलो ना यार. और 5,000 देने का चांस
40% है, तो मैं 9800 रेंज करूं, ये भी एक तरीका है दुनिया में, मैं 9800 रेंज करूं। हम पेपर में वो वाला तरीका लगाया करेंगे, हम इस मुश्किल साइड पे नहीं जाएंगे। मुश्किल साइड इसलिए नहीं जा रहे कि ये मुश्किल है, ये अजीब सी एक चीज है, ये क्या बात हुई। स्टैंडर्ड बेहतर तरीका ये है कि आप 13000 लगाएं। एक अटेम्प्ट में आईकैप ने किया था, आईकैप ने कहा था ये दोनों तरीके सही हैं कैलकुलेशन के, आपकी मर्जी है जो मर्जी करें, लेकिन आजकल जो सोल्यूशन आ रहे हैं उसके, उसमें वो इस तरीके को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वी विल फॉलो दिस तरीका। एक ऑप्शन है मैं जहाज पे जाऊं, कितने पैसे? 13000। दूसरी ऑप्शन है मैं ट्रेन पे जाऊं, कितने पैसे? ज्यादा चांस वैसे क्या है कि मैं किस पे जाऊंगा? जहाज पे, क्योंकि उसके साथ 60% का लफ्ज लगा हुआ है, तो इसलिए मैं 13000 रेंज रखूं। दूसरी ऑप्शन क्या है कि अजीब सी कैलकुलेशन करूं, 13000 देने का चांस 60% है और 5000 देने का चांस, ये जहाज और ट्रेन की मिसाल में तो आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन प्रैक्टिकली तो शायद ये हो सकता है कि तुम केस हारो तो ज्यादा चांस है 13000 देने हैं, लेकिन 60% वाली फिगर, लेकिन केस हारने में तो ये फिगर भी शायद अजीब सी ना लगे आप लोगों को, क्योंकि आपको पता है लॉयर तुक्के ही मार सकते हैं, लॉयर ने और क्या करना है, गैस ही लगा सकते हैं ना लॉयर, और क्या कर सकते हैं। तो केस हारने जीतने में मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, ईदर आई पास द एंट्री और नॉट। यस, आई विल पास द एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट अमाउंट आई विल पास। आप बता दें, ये क्या सवाल है, एंट्री करूं या क्यों करूं? मैंने जाना है इंशाल्लाह, प्रोबेबल है मेरा जाना, प्रोबेबल कल देखें तो सही, मैंने जाना है इंशाल्लाह, वो पता चले 20% वाली चीज हुई हो, मैं आया हूं। अच्छा, दूसरी बात, दिल का कह रहा है आपका? अच्छा 20%। आप मुझे ये बताएं कि बॉल पॉइंट काट मुंह तो, अब आप मुझे ये बताएं कि मेरे जो अमाउंट अरेंज करूं उसमें दो ऑप्शंस हैं, इधर आई शुड गो फॉर 13000 और अजीब कैलकुलेशन, तो वी विल फॉलो 13000। अब इस सारे के बाद एंट्री बता दें, हालांकि ये प्रोविजन नहीं है, वैसे ही एक अजीब सा सवाल है, लेकिन आपको समझाने के लिए बताया मैंने। 13000 से एंट्री, एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। Oh well, it is my reliable estimate. Okay guy, it is my reliable estimate. Reliable estimate के कितने तरीके हैं? दो। हम दूसरा तरीका नहीं लगाएंगे। आंसर कैसे सेम आ सकता है? जाहिर बात है, अमाउंट्स में तो गैस ही चलते हैं। 5 वेटेड एवरेज से आंसर सेम आता है, तो स्टैंडर्ड को आपने मना कर दिया कि 5 वेटेड एवरेज, कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल से आंसर सेम आता है। ये मैंने कब कहा आंसर सेम आना है? आपका सवाल अच्छा था, मादरत मैंने इस तरीके से जवाब दिया, लेकिन मैं यानी कि कॉन्सेप्ट देते हुए थोड़ा सा जरा जादुई छड़ी खोलें और बताएं मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। कितने पैसे अरेंज करूं? 13000। सर आगे का चपेट मारने के बाद लास्ट टाइम कब किया मुझे तो नहीं याद, लेकिन अब अगले सेशन में दिसंबर में एक छुट्टी करनी है मैंने, वो अब मैं ओके चलें जी आगे। ब्लैक शर्ट आप, ब्लैक कैप प्लीज इन ब्लू शर्ट, आपने बोलना नहीं है, ठीक है? दूसरा पार्ट बनाना है, पार्टी करो बनाओ।